अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम माज़त, मैं हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। स्मोक जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। लाहौर शहर की फ़िज़ा मुसलसल मुज़र सेहत है। लाहौर शहर के शहरी जहर को अपने जिस्म के अंदर लेके जा रहे हैं। हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया, ग्रीन लॉकडाउन लगाया, अब उसमें मज़ीद सख्तियाँ कर दिया। नोटिफिकेशन एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जानब से जारी कर दिया गया। स्कूल पहले बंद किए गए थे, उनको मज़ीद तोसी दे दी गई है। अब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को भी ऑनलाइन क्लासेस पर शिफ्ट कर दिया गया है। शहर के इलाकों में चिंची रिक्शों पे दाखिले पर पाबंदी आयद की गई थी। अब हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है कि जुमा, हफ्ता और इतवार को हैवी वहीकल जो है वो लाहौर शहर में दाखिल नहीं होगी। इसके अलावा जो दीगर गाड़ियाँ हैं जो धुआं छोड़ती हैं, उनको भी लाहौर के एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स पर रोका जाएगा। जो रेस्टोरेंट्स हैं उनका वक्त भी महदूद कर दिया गया है। 4 बजे तक जो है वो रेस्टोरेंट्स काम करेंगे और 8 बजे तक से टेक अवे की सहूलत मौजूद होगी। हुकूमत सख्ती मज़ीद कर रही है। आर्टिफिशियल रेन की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट किया गया कि पिंडी और उसके मज़ाफ़ात में आर्टिफिशियल रेन हो चुकी है, क्लाउड सीडिंग की गई, लेकिन लाहौर शहर में अभी तक आर्टिफिशियल रेन नहीं हुई। और क्लाउड सीडिंग के बावजूद कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे भी बारिश बरसा दी जाए। जो फ़िज़ा है वो मुसलसल जो है वो जहर आलूद बन चुकी है। कुछ एरियाज़ में जहाँ पे ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया, वहाँ पे अभी भी ट्रैफिक वार्डन जो है वो मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो चिंची रिक्शाज हैं उनका दाखिला रोका जाए, ममनू किया जाए। लाहौर के एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हमने आपको दिखाए पिछले प्रोग्राम में, वहाँ पे भी कोशिश की जा रही है उसको रोका जाए, लेकिन मौसर तरीके से इस पे जो कार्रवाई है वो अभी तक उस तरीके से सामने नहीं आई। यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन भाई मौजूद हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। स्मार्ट लॉकडाउन के लिए आप यहाँ पे कितने घंटे ड्यूटी है? 8 घंटे ड्यूटी। 8 घंटे। तो ये एक मास्क के साथ आप ड्यूटी दे रहे हैं आप? जी जी। ग्लासेस कोई नहीं जी, कोई आंखों को बचाव के लिए कुछ करें? कोई सरकार महकमे ने नहीं दी कोई ग्लासेस? महकमे ने हमें मास्क वगैरह दिए, हमें ग्लासेस नहीं। ग्लासेस नहीं दी, ग्लासेस सिर्फ मास्क है। और क्या किसको रोकते हैं यहाँ पे? हमने इधर चिंची रक्शे और जो धुआं छोड़ती हैं गाड़ियाँ उनको रोकते हैं। यार और आप उनके एक खिलाफ बंदा कैसे इतने लोगों को रोक सकता है? प्रैक्टिकली मैं तो हमेशा वार्डन्स की हक के लिए बड़ी बात करता हूँ भाई, इनकी नफरी बढ़ा दो, इनके लोग ज़्यादा कर दो, इनसे बहुत से काम ले रही है। 2 बंदे ही होते हैं। अभी नमाज पढ़ने गया, नमाज इशा का टाइम हुआ है। जब वो नमाज पढ़ने के लिए गए हैं, अभी आप यहाँ पे चिंची रिक्शे को रोक रहे हैं? जी, चिंची रिक्शे मुकम्मल वापस भेज रहे हैं। वापस भेज रहे हैं, लेकिन चिंची वाले तो कहते हैं भाई हम धुआं ही नहीं छोड़ते। जी, चिंची वाले कहते हैं हम धुआं ही नहीं छोड़ते। चिंची वाले रक्षा जो धुआं छोड़ते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके 2-2 हज़ार के चलान हो रहे हैं। तो यानी आप चलान भी कर रहे हैं, रोक भी रहे हैं और वापस भी भेज रहे हैं। और कोई गाड़ी ऐसी मिल जाती है, हैवी व्हीकल, कोई बस मिल जाती है, कोई मज़दा मिल जाता है, धुआं छोड़ रहा है, भी कार्रवाई हो रही है। वो गाड़ियाँ बंद हो रही है, उनके रूट फिटनेस सर्टिफिकेट जो है ना वो कैंसिल हो रहे हैं, वो चेक किए जा रहे हैं। ये सब 2 लोग यहाँ पे कर रहे हैं? नहीं, मुकम्मल मुख्तलिफ जगह पे नाके लगे हुए हैं। हाँ जी, नाके इस स्पॉट पे 2 लोग हैं? इस पॉइंट पे 2 लोग, वो एक गए हैं भाई नमाज पढ़ने के लिए और एक यहाँ पे मौजूद है। ये ट्रैफिक वार्डन भाई अभी एक मौजूद हैं, दूसरे भाई नमाज अदा करने गए हैं, वो वापस आएंगे। तो ये 2 लोग यहाँ पे मौजूद होंगे और ये यहाँ पे चिंची रिक्शे को वापस कर देते हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है वो चलान जो है वो भी कर रहे हैं। अब हमने आपको दिखाया कि ये चिंची रिक्शे हैं, इसके साथ ही तो ये रिक्शा गुजर रहा है, आपको ये भी आपको नज़र आएगा धुआं छोड़ते हुए, लेकिन इसको नहीं देखा। ये रिक्शा सामने आप देखें, ये इस वक्त रिक्शा जा रहा है और वो मुसलसल धुआं छोड़ता हुआ जा रहा है, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो अहकाम जारी किए गए हैं इस एरिया के लिए वो चिंची रिक्शे को रोकने के लिए किए गए हैं। अब ये एक ट्रैफिक वार्डन यहाँ पे इसको कैसे मुमकिन बनाएगा कि वो रोके, ट्रैफिक का फ़्लो भी बरकरार रखे और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करे। फ़िज़ा जो है वो मुसलसल ज़हर आलूद है। इस पर बहुत सी सर्विस किए गए जिस पे मुताबिक 83% यानी 83% किरदार जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है वो अदा करता है। इस पे जो विक्स डिपार्टमेंट है जो सिर्फ कमर्शियल व्हीकल को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करता है, वो उसके अलावा किसी और चीज़ को यानी रिक्शों के लिए कोई कमर्शियल फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं करता।
आप यहाँ पर लोडर रिक्शे घूमते हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं होते, फिर भी लाहौर की शाहराहों पे आपको नज़र आते हैं। यहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं जो धुआं छोड़ रही हैं, जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। रवैये हमें ख़ुद को तब्दील करने की ज़रूरत है। आज प्रोग्राम में इसी पे बात करेंगे और इसी पे देखेंगे। ये भी आपको रिक्शे नज़र आ रहे होंगे जो मुसलसल जा रहे हैं, इनको नहीं रोका जा रहा और ये रिक्शे भी धुआं छोड़ रहे हैं। कुछ गाड़ियाँ भी आपको नज़र आएंगी रोड पे, आपको आजकल सरकारी गाड़ियाँ भी नज़र आएंगी। आज हमने दिन में पुलिस की गाड़ी देखी, वो भी धुआं छोड़ रही थी। कई गाड़ियाँ ऐसी नज़र आती हैं जो सरकार की धुआं छोड़ रही हैं। हमें चीज़ों को खुद फिट करना है, बेहतर बनाना है ताकि हम हालात को बेहतर कर सकें। आज प्रोग्राम में हम डॉक्टर्स की राय भी लेंगे कि वो क्या कहते हैं। माहिर जोग्राफ़ी उसकी राय लेंगे कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, इसके ज़िम्मेदार कौन है, इसको कौन कैसे बेहतर किया जा सकता है। ये सब कुछ आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक हुआ एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें स्मोक की। गवर्नमेंट ने नई रिस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोज कर दी है। पिछले कई सालों से मुसलसल स्मोक पे प्रोग्राम कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस आता है कि लोगों के रवैये तब्दील नहीं हो रहे। इसी पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे मज़ीद कि इंसानी ज़िंदगी पे जो इंसान इस अपना रवैया तब्दील करने को तैयार नहीं है, ये मानने को तैयार नहीं है कि स्मोक नहीं फॉग है, वो ये नहीं मान रहा कि ये तो सदियों से चलता आ रहा है। कल हमने प्रोग्राम किया तो आपने गुफ्तगू सुनी कि लोग कह रहे हैं तो बड़े सालों से चलता आ रहा है, इससे कुछ होता नहीं है। तो माहिर जो है डॉक्टर, वो हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर इरफान मलिक साहब। इनसे जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि इंसानी ज़िंदगी पे इसके असरात क्या हैं। क्योंकि तादाद शुमार तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में 2.5 लाख अफराद इससे ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं, दुनिया भर में इससे तादाद बहुत ज़्यादा है। तो हो क्या रहा है? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि स्मोक का इंसानी ज़िंदगी पे असर क्या है? देखें, स्मोक का इंसान की किस ऑर्गन पे असर नहीं है, अगर मैं ये बात कहूँ। और जैसे आपने बात की कि 2.5 लाख अफराद एक्सपेक्टेड है कि वो इससे डेथ हो जाएगी, और हम समझते हैं 1,35,000 पर ईयर एयर पोल्यूशन से उनकी डेथ हो रही है। लेकिन एक और चीज़ भी साथ है कि तकरीबन लाहौरी स्पेसिफ़िकली अपनी ज़िंदगी के 7 साल उनके कम हो रहे हैं। 7 साल कम हो रहे हैं। और वो लोग जो इतनी पोल्यूशन में बाकी इलाकों में रहते हैं, वो ऑन एवरेज 3.9 ईयर्स उनके कम हो रहे हैं। 3.9 जो उनका 3 साल और 9 महीने उनके कम हो रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेक्निकली इंसानी ज़िंदगी पे सबसे बड़ा असर यही है कि आपकी लाइफ जो है वो कम हो रही है। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप तो खैर आप लोग माशाल्लाह मीडिया बहुत और भी बातें बताने लग पड़ा। तो हमारे जनरल पॉपुलेशन में एक कंसेप्ट ये है कि हमने मास्क से हम सिर्फ सांस को में जा रहा है और सांस को ही प्रॉब्लम आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसका जो इस पे जो रिसर्च है वो बड़ी एक अलार्मिंग सी बातें हमें बताती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसको एज अ अम्ब्रेला हम बात करते हैं, जो हम कहते हैं 1000 से ऊपर है, तो उसके नीचे एक बड़ा ख़तरनाक पार्टिकल है, पार्टिकुलर मैटर 2.5। वो ज़रात जिनका साइज़ 2.5 माइक्रोन से कम है, अगर मैं लेमन ज़बान में इसको समझाना चाहूँ तो हमारे बाल से 50 गुना छोटे होते हैं। वो हमें नज़र नहीं आते और वो हमारे किसी भी बैरियर में रुक नहीं सकते। वो नाक से ईज़िली फ़िल्टर होते हैं और फ़िल्टर होके हमारे फेफड़ों में मौजूद जो हवा की थैलियाँ हैं उसको भी पंक्चर करती हैं, उसको भी डैमेज करती हैं, और फिर वो ब्लड में शामिल हो जाती हैं। और जब कोई ज़रात ब्लड में शामिल हो जाती हैं तो फिर आप कौन से ऑर्गन को उससे बचा सकते हैं? ये ब्लड प्रेशर का बायस बनते हैं, ये हार्ट अटैक का बायस बनते हैं, ये रिदम को डिस्टर्ब करते हैं, ये ब्रेन में प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। और इसके साथ जो बच्चे इस एटमॉस्फेयर में ज़्यादा देर रहेंगे उनका IQ कम हो जाता है, उनमें डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रेन को हिट कर रहा है। यस, यू आर हिटिंग द ब्रेन। एंड आगे देखेंगे जो फीमेल्स, प्रेग्नेंट फीमेल जो इसमें रहती हैं, उनके प्री टर्म बेबीज़ होने के चांसेस होते हैं, प्री टर्म डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, उन बेबीज़ में दमे की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर आंखों पे भी इफेक्ट कर रही है, तो आंखों पे भी इरिटेशन होती है, और वो भी एक सोर्स ऑफ एंट्री है। यानी आपने मास्क तो पहना ही है, इसको भी यू हैव टू कवर। फिर ये स्किन पे इफेक्ट कर रही है, ये कैंसर का बायस बन रही है। तो फेफड़ों को तो कर रही है, उसमें दमे वाली अलामत कर रही है, यानी कैंसर भी कर रही है, ब्रेन को भी डैमेज कर रही है, लाइफ भी कम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये जो बातें आप कर रहे हैं ये तो बड़ी परेशान कुन बातें हैं, और ये बातें पिछले कई सालों से अब हो रही हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में ये बात नहीं हो रही, बात हो रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये कि रवैया तब्दील नहीं होता लोगों का। लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं ये तो है ही कुछ नहीं। तो कई सालों से, कई 100 सालों से हम देख रहे हैं, क्योंकि लोग इसको समझ नहीं पा रहे कि फॉग में और स्मॉग में डिफरेंस क्या है। देखिए, जहाँ तक बात की रवैयों की, आपको मैं बात बताऊँ, उसमें आप लोग
एक की पर्सन है इस सारी, मैं समझता हूँ सिचुएशन में। और कोविड में क्योंकि मैंने और मीडिया के साथ हमने बड़ा इकट्ठा वक्त गुजारा, तो मैंने ये देखा कि हैमरिंग जो बार बार होती है ना, वो हमारे रवैये तब्दील कर देती है। लोगों ने मास्क पहने हैं, ये हमने ऑब्जर्व किया है। बट बात ये है कि हम भी जब ये किलर विजिबल होता है ना, तो हम विजिबल हो जाते हैं। लेकिन कोरोना में आपको याद होगा एक बड़ी जो सबसे ज़्यादा सुनने वाला एक्सक्यूज मिलता है, कोरोना किधर है। हाँ जी, कोरोना नजर नहीं आता। नहीं, लेकिन देखिए तो स्मोक तो नजर आ रही है, नजर भी आ रही है, अच्छा विजिबल है। यू आर राइट। लेकिन आप ये देखेंगे 3 महीने बाद कम से कम मास्क आपने बेशक डिज़ाइन वाली सही पहना तो दी है। अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं बात कर रहा था कि ये विजिबल किलर जब विजिबल होता है ना, तो हम सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, लाहौर में तकरीबन 260 दिन ये रहता है, और ये बाकी डेज जो है ये इनविजिबल किलर होता है। सो इसमें मतलब बार बार बात करने से ही मैं समझता हूँ कि हम लोगों को इसके बारे में मतलब बता सकते हैं। और मैं समझ रहा हूँ इस वक्त जो आप लोग काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नज़र आता है क्योंकि आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर द लास्ट 12 ईयर ऑलमोस्ट, तो हमें अब लोग नज़र आते हैं जो स्पेसिफिकली इसके बारे में पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इससे हमें कैसे बचना है, क्या हमें एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। तो मीडिया, हेल्थ केयर वर्कर्स और बाकी सोसाइटी का ये काम बात हो ही गई, तो इस प्लेटफॉर्म से भी लोगों को बताएंगे इससे बाकी बचना कैसे है। मतलब इस वक्त एक ऑप्शन लोगों को नज़र आ रहा है कि लोगों ने अपने घरों के दरवाजे, खिड़कियाँ सब कुछ बंद करके अंदर मफलूज होकर बैठ गए, लेकिन उसके बावजूद एयर क्वालिटी आपकी जो है वो इतनी पोल्यूटेड है कि घर के अंदर बैठा शख्स या बच्चा या बुजुर्ग वो भी बीमार हो रहा है। देखिए, बहुत डिफ़िकल्ट सवाल है जब भी ये मुझसे पूछा जाता है कि जी कैसे हम इसको बचाएं, क्योंकि ये पैदा करता भी हमारा ये वो 5वां मौसम है जो हमने पैदा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और लाहौर की हद तक इसमें 83% कंट्रीब्यूशन हमारी ये व्हीकल्स जो हैं उनकी, और उसमें से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वो 51 या 52 लाख मोटर बाइक्स हैं जो यूरो 2 इंजन पे चल रही हैं, जिनका बाहर कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन और ऑर्गेनिक मटेरियल जो वो प्रोड्यूस करें उसके बारे में कोई राय नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा। और ये एक एलिमेंट है जिस पर अभी मीडिया बहुत बात कर रहा है। एक और हिडन एलिमेंट मैं आपको बताता जाऊँ, ये जिस टायर पर चल रहे हैं वो टायर फ्रिक्शन से जब रगड़ खाते हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो ज़रात प्रोड्यूस कर रहे हैं। और किस मटेरियल के टायर हम यूज़ करें ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि हम 5 साल पुराने टायर एक मार्केट से यही वजह है कि आपने टायरों से बात की कि पूरी दुनिया में होता है ऐसे कि अब पुराने टायर्स रोड पर लाने की इजाज़त ही नहीं होती। एक सर्टेन टाइम लिमिट है, उसके बाद आपने टायर रिप्लेस करना ही करना है। हमारा ये है कि टायर ख़राब होते हैं, मौसम सर्दियाँ आ गई तो हम कहते हैं सर्दियों में टायर में कुछ नहीं होगा, चल जाएगा, अगली गर्मियों में देखेंगे। ये देखें, और ये कार्सिनोजेनिक है, ये कैंसर काज कर रहे हैं। आपको पता है कि वो टायर की लाइफ प्लास्टिक की 5 ईयर है, और हम एक मार्केट से, हमारे पास लाहौर में मार्केट मौजूद है, 5 साल पुराने टायर भी ले लेते हैं कि वो मोटी गुड्डी वाले हैं जो वो प्रॉपर बने। सो ये जो इफेक्टर है हमारे व्हीकल्स का, ये तो हम इसके जिम्मेदार हैं। इसमें तो कोई बात नहीं कर रहा, मतलब इसमें बात ही कोई नहीं कर रहा। बात सही की। तो प्रोटेक्शन ये है कि जी आप जो हाई रिस्क ग्रुप है, वल्नरेबल ग्रुप है, जिसमें एक्सट्रीम ऑफ एज बच्चे शामिल हैं, बुजुर्ग शामिल हैं, प्रेग्नेंट फीमेल शामिल है, जिनको सांस का मसला है, दिल का मसला है, क़ुव्वत मुदाफ़त कम करने की दवाइयाँ ले रहे हैं, ये लोग तो हमारे लिए बड़े ही प्रीशियस हैं, बहुत कीमती लोग हैं। इनको तो जी घर में बैठना चाहिए, दे शुड नॉट गो आउटसाइड। घरों में भी बैठ के आपकी खिड़कियाँ दरवाजे बंद होने चाहिए, और अगर घर की आप सफाई करते हैं तो सफाई को गीले कपड़े से करें, झाड़ू से ना करें। और एक बड़ा सिंपल सा टोटका, लोग एयर प्योरीफायर की बड़ी बात कर रहे हैं, तो सिंपल सा टोटका अगर मैं बताऊं कि जो स्नेक प्लांट, रबर प्लांट, मनी प्लांट्स हैं, ये जो पाम्स हैं, छोटे जो घरों में लगाने वाले प्लांट्स हैं, ये प्लीज़ अपने घरों में लगाएं। ये एयर प्योरीफायर का रोल प्ले करते हैं नेचुरल। सो ये आप कर सकते हैं। और अगर आपको लिए बाहर जाना, एयर प्योरीफायर बिल्कुल, सॉरी टू कट यू ऑफ, एयर प्योरीफायर पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है पिछले 2-3 हफ्ते से, मुसलसल बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि एयर प्योरीफायर लगा लें। सवाल ये है कि एयर प्योरीफायर आप अफोर्ड कर लेंगे, मैं अफोर्ड कर लूँगा, लेकिन वो गरीब जिसकी ज़िंदगी आपकी जितनी इंपॉर्टेंट है और मेरे जितनी ही इंपॉर्टेंट है, वो एयर प्योरीफायर नहीं लगाएगा, क्योंकि वो कहता है कि मास्क के लिए भी पैसे खर्चूँ, रोटी के लिए भी पैसे खर्चूँ, गैस के लिए भी पैसे खर्चूँ, हर चीज़ के लिए पैसे खर्चूँ, और अब जो सांस मुफ्त ले रहा था उसके लिए भी पैसे खर्चूँ, तो वो तो एयर प्योरीफायर अफोर्ड नहीं कर सकता। उसका सोल्यूशन वो रबर प्लांट, स्नेक प्लांट और मनी प्लांट आ गए। आप देखें, एक बाज़ मैं सोचता हूँ वो बेचारे ट्रैफिक वार्डन्स जो सारा दिन बाहर खड़े होते हैं, वो मज़दूर जो बेचारे सड़कों पे काम करें, या वो जो सड़कें बनाने वाले लोग हैं, उनके साथ क्या ज़्यादती हो रही है, और उसमें हम सारे इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। सो फिर बात प्रोटेक्शन पे हम अगर मैं ले आऊँ तो प्रोटेक्शन पे मैं बात कर रहा था कि फिर अगर आपका बाहर जाना ज़रूरी है तो मोबाइल हर किसी के पास अवेलेबल है। आप बाहर जाने से पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स देख लें क्या है, और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स रीज़नेबल है, जो कि आजकल बिल्कुल भी नहीं होता, फिर भी अगर कम है और ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ ट्रैफिक कम है, आपको पता है कि मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूँगा, मैं पहुँच जाऊँगा अपनी जगह पर, तो कोशिश करें मास्क से, और आइज़ को ज़रूर कवर करें। हम लोग मास्क से नोज़ को कवर कर लेते हैं, और मास्क फिर कौन सा पहनना है,
अगला हाँ, सवाल yes, ये भी बताएंगे मास्क कौन सा पहनना है, देखिए मास्क, क्योंकि सर्जिकल मास्क जो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ कोविड में, वही इस वक्त यूज़ हो रहा है। जी जी, देखिए दो मास्क हैं लेमैन को जब हम समझाते हैं। एक मास्क है सर्जिकल जो कि ग्रीन कलर के होते हैं या ब्लू कलर के होते हैं, इनको अगर आप डबल कर लेंगे ना तो ये प्रिवेंटिव हो जाते हैं, ये पर्टिकुलर मेटल को बचा लेते हैं। आइडियली N95 है जो मैं वो देख रहा हूँ आपके पास अवेलेबल है, बिल्कुल ये आइडियल मास्क है, लेकिन ये दोनों ही बेहतर हैं, आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने आपको जैसे बताया कि ग्लासेस को मैं देख रहा हूँ बहुत कम बात होती है, ये बिल्कुल यूज़ करने। और बाइकर्स हैं, आपको पहले बताया हमने, लेकिन वो बेचारे जो डिलीवरी बॉयज़ हैं वो भी हैं, वो हेलमेट पहनते हैं, उसके नीचे हेलमेट से आइस तो कवर होगी, नीचे मास्क पहन लें, तो ये प्रोटेक्शन हम अपनी कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जब आप वापस आते हैं अपने काम से तो अब इतने अपने एक्सपोज एरिया को साफ़ पानी से साफ़ कर दें, यही वो एहतियाती तदाबीर हैं जो किसी हद तक कर सकते हैं। यानी कोविड में भी जिस तरह कहते थे अपने घर दाखिल होने से पहले अपने आप को शावर ले लें, क्लीन अप हो जाएं, फिर चले जाएं, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी ये है कि आप क्लीन अप हो, क्योंकि जो पार्टिकल्स आप कह रहे हैं कि नज़र भी नहीं आ रहे और हमारे जिस्म के अंदर भी जा रहे हैं, तो रेमेडी ये है कि सबसे पहले अपने आप को क्लीन अप करें और उसके बाद प्लांट्स आप कह रहे हैं घर पे लगाने चाहिए, इंडोर प्लांट्स, ताकि वो एयर प्योरीफायर का रोल जो है वो प्ले करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पानी से तो शावर लेने की प्रिवेंशन तो होगी, इसके अलावा क्या प्रिवेंशन है? क्योंकि कोविड आया तो मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात सामने आ गई, लोगों ने कहा अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए ये मेडिसिन लेना शुरू कर दी, ये सब होता रहा। इस वक्त आई थिंक कोविड तो एक पेंडेमिक था ही था, ये वो पेंडेमिक है जो अब बदकिस्मती से लाहौर की इमाम पिछले कई सालों से मुसलसल फेस कर रही है और ये जाने का नाम नहीं ले रहा। तो और क्या है, कैसे बचे इससे? बिल्कुल सही वर्ड आपने कहा कि वो पेंडेमिक है। अब प्रॉब्लम ये है, एज अ प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी जब हम बात करते हैं, जैसे अगर किसी को शुगर का मसला है तो हम कहते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लो, मतलब शुगर कम कर लो। अब जिसको सांस का मसला है वो क्या करे, क्या सांस कम लेना शुरू कर दे? व्हाट वी कैन से, देखिए इसमें हम वो जो ग्रुप जिसको हम पहले बात कर चुके थे कि जो वल्नरेबल ग्रुप है, जो बच्चों का और बुजुर्गों का है, प्रेग्नेंट ख़वातीन जी प्रेग्नेंट ख़वातीन है जिनको दिल सांस का मसला है, उनको वैक्सीनेशन कुछ करवानी चाहिए। वो वैक्सीनेशन है फ्लू की, जो कि हम कहते हैं सितंबर में करवाएं, और दूसरी है नमूनिया की अगर एज अबव 60 है। ये अवेलेबल है और ये कॉस्ट इफेक्टिव है बाय द वे, ये इतनी कॉस्टली नहीं है कि इसके लिए हम गवर्नमेंट की तरफ देखें कि गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करे। फिर जो सांस या दिल के मरीज़ होते हैं, जैसे दमे के मरीज़ हैं, उनको डॉक्टर बता रहा होता है कि अगर आपकी ये अलामत सांस में सीटियों की आवाज़ आ जाए, खांसी ज़्यादा होना शुरू हो जाए, तो ये जो इन्हेलर या कैप्सूल जो आप ले रहे हैं ये रेस्क्यू है, ये इमरजेंसी का इन्हेलर है, तो ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके पॉकेट में ये पड़ा होना चाहिए। खुदा ना खास्ता आपकी प्रिवेंशन बहुत अच्छी बता रहे हैं, लेकिन हमने अपने माशरे को देखना होता है। बदकिस्मती से हमारे माशरे में बहुत से ऐसे टैबूज़ हैं जिस पर ना तो बात की जाती है। इसमें वन ऑफ दोज इज़ इन्हेलर पास रखा जाएगा तो लोग शर्मिंदगी के बाइस इन्हेलर इस्तेमाल नहीं करना चाहते या अपने बच्चों को इस्तेमाल नहीं करवाना चाहते कि लोग इनके बारे में कुछ और ना समझ लें। तो इसको ये कैसे चेंज करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा, लेकिन एक मैं इसका यूजुअली जो आप अक्सर अपने पेशेंट को भी कहता हूँ, और वो मैं अपने उस्ताद मोहतरम को डेडिकेट करता हूँ जिनसे मैंने सीखा था। वो कहते हैं कि जी अगर कान का मसला हो तो दवाई कहाँ डालनी चाहिए? कान में। आँख का मसला हो तो दवाई। सो इन्हेलर जो है यही पहला और आखिरी इलाज है, और सबसे अच्छी ब्यूटी इनकी ये है कि ये टारगेट ऑर्गन में लगते हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट ब्यूटी ये है कि रेस्ट ऑफ द ऑर्गन को डिस्टर्ब नहीं करते। और अब उसके साथ एक और रिप्लेसमेंट भी आ गई है, वो कैप्सूल जो कि हम खींच भी सकते हैं। सो रिप्लेसमेंट है, और किसी हद तक अब हमारी कौम इसको एक्सेप्ट कर चुकी है। इसी तरह दिल वाला आपने अभी इसी रेमेडी से बताते हुए आपने बताया कि वल्नरेबल लोगों में हामला ख़वातीन भी है, प्रेग्नेंट ख़वातीन भी है, तो उनको तो डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि आप इन्हेलर भी इस्तेमाल ना करें। नो, दिस इज़ रॉन्ग। देखिए जब हम एस्थमा होता है तो कुछ स्पेसिफिक इन्हेलर उसमें अलाउड है, बिल्कुल है, इन्हेलर अलाउड है, और वो हम रिकमेंड करते हैं और कहते हैं, मतलब वो जो उनके गायनाकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन यूजुअली जब हमारे साथ कंसल्टेशन में आते हैं तो वो हमारे साथ एग्री करते हैं। अब ये भी एक प्रॉब्लम है कि हामला खातून गायनाकोलॉजिस्ट के पास ही जाएगी, थ्रू आउट वो उसको गाइड करेंगे और उसको बताएंगे ये मेडिसिन छोड़ दें, ये छोड़ दें, ये छोड़ दें। अब इस दौरान जिस तरह आपने कहा कि स्मोक में वो वल्नरेबल हैं, स्मोक तो ख़त्म नहीं हो रही, अब तो वो फिर किसके पास जाए? उनको अपना डॉक्टर, जो कंसर्न डॉक्टर है जिसके साथ वो 24/7 कनेक्टेड है और कंफर्टेबल फील करते हैं, वो तो कह रहे हैं आप इन्हेलर इस्तेमाल न करें, आपके पास आएंगे आप इन्हेलर इस्तेमाल करें। कंफ्यूज तो आवाम है। देखिए मेरा ये ख्याल है कि जो क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट डॉक्टर है वो यूजुअली एक दफ़ा ज़रूर राय लेना चाहता है किसी भी पल्मोनोलॉजिस्ट को, और हमारे पास क्वालिफाइड पल्मोनोलॉजिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर और पाकिस्तान में अच्छी खासी मिकदार में मौजूद है, और इसमें कोई कन्फ्यूजनल नहीं है कि जी ये नहीं यूज़ हो सकता या ये यूज़ करना चाहिए। क्लियर कट हमें पता है कि ये इन्हेलर यूज़ होना चाहिए। इसी तरह दिल वाले मरीज़ को भी इग्नोर ना करें। मैंने आपको बताया कि हार्ट अटैक का बायस भी बनता है,
तो दिल वाले मरीज़ भी जो है उनको भी एक रेस्क्यू मेडिसिन जो आपने अक्सर देखा होगा कि ज़ुबान के नीचे रखती हैं, वो उनको उसका पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें इन लोगों के लिए, वल्नरेबल ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके पास हर वक्त चीज़ मौजूद होनी चाहिए। वैक्सीन आप कह रहे हैं कि अवेलेबल हैं और सस्ती वैक्सीन अवेलेबल है, इसकी तरफ जाना चाहिए। और ख़ासतौर पर फ्लू शॉट्स जो आजकल आए हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये लगवाने चाहिए, बिल्कुल लगवाने चाहिए। फ्लू शॉट्स तो देखें हम आप लोगों को भी रिकमेंड करते हैं, पब्लिक डीलर को भी रिकमेंड करते हैं, हेल्थ केयर वर्कर को भी रिकमेंड करते हैं, हाई रिस्क ग्रुप को भी रिकमेंड करते हैं। अब अगर आप मुझे ज़्यादा वल्नरेबल की बात करेंगे तो 10 साल से तो हम भी रह रहे हैं, तो हम भी तो वल्नरेबल हो गए हैं टेक्निकली, ठीक है। सो और हम ऐसे मरीज़ देख रहे हैं जो सिर्फ इन्वायरमेंट की वजह से उनको यही प्रॉब्लम हो रहा है सांस का, ना उनकी फैमिली में दमा है, ना वो सिगरेट पीते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लाहौर में रहते हैं। तो अब हम अक्सर कोविड आया तो डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी टीम को गवर्नमेंट ने ऑन बोर्ड लिया और जितनी स्ट्रेटजी और प्लानिंग बनना शुरू हुई उस वक्त डॉक्टर्स ऑन बोर्ड थे। इस वक्त एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ऑन बोर्ड है। क्या डॉक्टर्स की कोई राय ली जा रही है किसी सतह पे कहीं पे? क्योंकि अभी जब ये मज़ीद रिस्ट्रिक्शंस आई तो पता लगा कि अस्पतालों में इमरजेंसी डेस्क बनाना शुरू कर दी हैं, लेकिन जितनी रेमेडीज़ आप बता रहे हैं, जितनी सिचुएशंस आप हाईलाइट कर रहे हैं, ये तो अभी तक सरकार के एंड से नहीं हो रही हैं। देखिए, टू बी ऑनेस्ट आई बिलीव कि यहाँ पे अभी काम नहीं हुआ इस लिहाज से कि एक डॉक्टर कम्युनिटीज़ को हम अपने भी यहाँ पे एज अ क्लिनिकल सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी अवेयरनेस प्रोग्राम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उस तरह एक्टिवेशन नहीं हुई कि डॉक्टर से भी राय ली जाए कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या मेडिसिन को ऑन टेबल अवेलेबल होना चाहिए। एक बात तो मैं आपको बताऊं कि कोविड एज अ फोकल पर्सन कोविड हमने कोविड भी देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह डोंट अंडर एस्टिमेट योर हेल्थ जो सिस्टम है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इसमें कैपेसिटी है कि जब ये कोविड वैसे जैसे सिनेरियो को भी डील कर सकता है तो अल्लाह रहम करे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट तो नहीं करता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर्स में इतनी कैपेसिटी है इस हेल्थ सिस्टम में। लेकिन डेफिनेटिवली जब तक आप इस सेक्शन को भी नहीं इन्वॉल्व करेंगे तो आपका जो इम्प्लीमेंटेशन, मैंने बीमार होना तो राब्ता सबसे पहले डॉक्टर के पास बिल्कुल, और अगर डॉक्टर्स ऑन बोर्ड नहीं है तो कैसे पता लगेगा कि इसकी रेमेडी क्या है? बिल्कुल आई एग्री विद यू, ऐसा होना। आप इन दी एंड वक्त थोड़ा ब्रेक ले रही है, गवर्नमेंट को क्या सजेशन देंगे इस एनवायरनमेंट को बेहतर कैसे किया जा सकता है? देखिए, एक तो ये है कि आई ऑलवेज गिव क्रेडिट टू यू पीपल। आप लोग बिल्कुल ठीक ऐसे हैमर करता रहे, रुके ना। जब ये इनविजिबल हो तभी आप लोग साल से कर रहे हैं और आज भी कोशिश करते हैं, लोगों को रोकते हैं। वो गरीब आदमी गाड़ी का ड्राइवर ज़रूर होता है, उसको रोकते हैं कि भाई ये आपकी गाड़ी धुआं छोड़ रही है, एक तो वो मानता नहीं है, वो कहता है कि गाड़ी डीजल है धुआं छोड़ेगी, ये भी गलत बात करता है। फिर वो कहता है मैं गरीब आदमी, मेरा 2000 रुपये का चालान हो गया। तो हम किधर जाए? हम तो अवेयरनेस दे रहे हैं। नहीं, इतना ही काफ़ी होता है। देखिए, दूसरी सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर हमने बताया कि 51 लाख बाइक्स हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बाइक्स को सब्सिडीज़ करे और उनको ई बाइक में कन्वर्ट करे और पब्लिक इस पर शिफ्ट और किसी तक हो रही है। हमारी बहनें और बेटियां अगर आप देखें वो ट्रैवल कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह स्कूटर्स पे आ रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बेनिफिट होगा। किस सेंस में कि पेट्रोल की कंजम्पशन भी कम होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड और बाकी चीज़ों की भी जो इस पे तो गवर्नमेंट आना शुरू हो गया। हमारे प्रोग्राम में सेक्रेटरी एनवायरनमेंट ने बताया कि ये प्लानिंग आ गई है कि हम इस पे जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरा है कि फैक्ट्रीज को आउट ऑफ लाहौर कर दिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर किधर है पहले ये तो बताएं, कौन सा लाहौर? ये तो मैं भी लाहौर, जनूबी लाहौर, सेंट्रल लाहौर, समझ ही नहीं आ रही कि लाहौर इतना फैल गया कि अब ये पता ही नहीं है कि लाहौर किधर है। दूसरा, अब रावी किनारे अब हाउसिंग सोसाइटीज एक बहुत बड़ी बनने जा रही हैं। वो रावी तो वैसे ही सूख गया, ड्राई होगा, लेकिन वो लैंड भी अब हाउसिंग सोसाइटीज में चला जाएगा। तो फिर क्या लाहौर किधर है? ये तो हमें डिसाइड करना है कि काट बंद कर दें। कभी कभार बाज़ मैं सोचता हूँ कि ये जो एक वॉल स्ट्रीट हमारा लाहौर का इनर था ना सिस्टम, ऐसा ही होना चाहिए था लाहौर को, कि कहीं पे दीवार बनी होती, उससे बाहर लाहौर की कंस्ट्रक्शन ना होती। एक जो विश है, जो मेरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट शायद इस पर भी अमल करना शुरू कर दे कि लाहौर को चारों तरफ से एक जंगल से उसको घेर दिया जाए और शायद ये इसका सलूशन हो। देखें, आपको मैं बात बताऊँ कि चाइना में जो उनका सहरा गोभी था वो उनके शहरों को इनगल्फ करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एंड ऑफ 1970 उन्होंने दरख्त लगाना शुरू किया। अब इतने दरख्त हो गए हैं कि ग्रीन वॉल ऑफ चाइना बन चुकी है। सो हमें भी इस किस्म के दरख्त लगाने हैं और हमें भी कंट्रीब्यूट करनी है एज ए सोसाइटी। हम भी दरख्त लगाएं। डॉक्टर साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? ये सिर्फ स्मोक लाहौर में थोड़ी है, ये तो अब पूरे पंजाब में फैलना शुरू हो गया है, पूरे पाकिस्तान में जाना शुरू हो गया, इस्लामाबाद कैपिटल के करीब पहुंच गई। और ये अभी पता लगा, हाई कोर्ट में जब ये गुफ्तगू हुई तो पता लगा कि पाकिस्तान की, लाहौर की, पंजाब की वो जो पॉलिसी है ग्रीन लैंड की और ब्राउन लैंड की, वो तो सिर्फ लाहौर के लिए थी।
वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो तो पूरे पंजाब में कैसे इम्प्लीमेंट होगा? बिल्कुल ऐसे आप ऐसा मुल्तान जाएँ, बिकॉज आवर फ्रेंड्स आर आल्सो इन मुल्तान, तो वो मुल्तान में बताते हैं कितनी जो उनके बागात थे उनको काट के जो है वहाँ पे सोसाइटीज़ बना दी गई हैं। तो गवर्नमेंट बाउंड करे ना जी, अब सोसाइटी बन गई है तो अगले 1 साल तक अगर 10% ग्रीन लैंड नहीं होगा तो सोसाइटी को जो है उसको टैक्स देना पड़ेगा या उससे पैसा लेना पड़ेगा। और अब जो सोसाइटियाँ बनेंगी अगर उसका 10% या 15% जिस तरह रिकमेंडेड है वो ग्रीन लैंड होगा तो उनको हम देंगे। यानी नेचर को नाराज़ करके उसका सामना कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आई फुली एग्री विद यू। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब नाज़िम मौजूद थे हमारे साथ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़िम ब्रेक वाइक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं स्मोक की। अभी आपने डॉक्टर साहब की राय सुनी, उन्होंने कहा कि स्मोक की इंसानी ज़िंदगी पे क्या असरात होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंसान की ज़िंदगी लाहौर शहर में रहने वाले की 7 साल कम हो रही है, सबब्स में रहने वाले की तकरीबन 3 साल 9 माह कम हो रही है ज़िंदगी। इससे ज़्यादा असरात क्या हो सकते हैं? दिमाग, दिल, स्किन, जिगर, सब कुछ जो है आपका वो स्मोक डैमेज कर रही है। तो इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। मुसलसल प्रोग्राम्स करें, कई सालों से प्रोग्राम्स करें, गवर्नमेंट को बताते हैं कि खुदा इंस्पेक्शन लें, उस पर कार्रवाई कर लें, लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं कि इस पर होश ना खोलें, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि स्मोक हमने ख़ुद क्रिएट किया है। अभी इस पर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने भी बात की कि भारत से स्मोक बहुत ज़्यादा आ जाता है, लेकिन अब दादोशुमार कुछ मुख्तलिफ करें। इसी पर बात करें कि अर्बनाइजेशन क्या है, इस पर जो अर्बन इन्फॉर्मेटिक्स है वो एनालिटिक्स क्या कहते हैं, इस पे बात करने के लिए कि जो शहर डेवलप हो रहे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और इससे बचा कैसे जाएगा, रेमेडीज़ क्या हैं, हालात किस तरह बेहतर हो सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सहज ज़िया मौजूद हैं, इनसे बात करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। क्या है ये स्मोक? ये हमारे शहर इतने आलूदा, हमारी फ़िज़ा इतनी आलूदा कैसे हो गई? एग्जैक्टली ये कुछ इस तरह से चल रहा है जिसमें हम अपने नेचुरल सिस्टम को बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक परवियस इनपरवियस सर्फेसेस का कुछ बैलेंस अल्लाह ताला की तरफ से मौजूद था, जिसको इंसानी जितनी भी आप समझ लें इंटरवेंशंस हैं उसको करते हुए, यानी वो जो कहते हैं कि वो कुदरत के खिलाफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली जब आप नेचुरल सिस्टम को इंट्रूड करते हैं तो वो डेफिनेटली आप उन तमाम आफात को खुद से वेलकम कर रहे हैं कि उसको हम कभी भी टैकल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक। बट इन दैट केस अगर हम अपनी ज़हनी आप समझ लें इन तमाम माइंड सेट को चेंज करें, कि अपने बिहेवियर्स को चेंज कर लें, डेफिनेटली इन दैट वे वी कैन कर्टेल, एटलीस्ट वी कैन बिहेवियर स्टॉप। को तो चेंज करने के लिए हम तैयार नहीं है। एग्जैक्टली। अब आप क्योंकि अर्बनाइजेशन तो भी बात करती हैं, काम भी करती हैं, ये क्या हमने खुद नहीं किया? क्या हम खुद जिम्मेदार नहीं है इस चीज़ के? बिल्कुल, हम बिल्कुल खुद ज़िम्मेदार हैं और वो हमारे वक्त की ज़रूरत भी है। हम बिल्कुल हम अगर पॉपुलेशन यहाँ पे माइग्रेट होकर आ रही है, दे नीड सम प्लेसेस टू लिव, उनको इसी तरह से बिल्डिंग्स भी चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट भी की भी ज़रूरत है। तो अब हम उस चीज़ को रोक नहीं सकते, बट वी कैन मेक आवर इन्वायरमेंट वेरी एडाप्टिव। हम इसको एडाप्टिव बना सकते हैं ताकि यहाँ पर रहते हुए हम इन तमाम पोल्यूशन और ऐसे इन्वायरमेंटल जो कंस्ट्रेंट हमें आ रहे हैं उनके साथ हम अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजार सकें। बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए करना क्या है हमें? जी एग्जैक्टली अभी जैसे दादोशुमार की बात कर रहे थे, उन फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली तो अगर आप देखें तो हमारे पास कहा जाता है कि भारत की तरफ से है। फिर कुछ स्टडीज़ ने ये वो भी एक सर्टेन परसेंटेज है ना, उस वो दैट इज़ नॉट द ओनली कॉज। That's not actually the you can say a significant cause. I'm telling you, the only reason is the transport sector. और अर्बन यूनिट की तरफ से अब तक हम अपना डायग्नोस्टिक कंप्लीट कर चुके हैं कि 83% इज़ कमिंग फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट। तो अगर ये ट्रांसपोर्ट की तरफ से आ रहा है, हमें रूट कॉज भी पता चल गया है। नो डाउट आर्टिफिशियल रेन इज़ वन ऑफ द वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमने इसको रूट कॉज से कैसे ख़त्म करना है, उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट में कुछ तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है। आर्टिफिशियल नो डाउट कि ये दिस इज़ कमेंडेबल कि पंजाब के पास ये टेक्नोलॉजी आई कि हम आर्टिफिशियल रेन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें क्लाउड ढूंढना है, क्लाउड मिलना है, क्लाउड सीडिंग होनी है तो बारिश होनी है। अभी पिंडी रीजन में रिपोर्ट किया गया कि वहाँ पे बारिश हो गई है, लाहौर तो आज भी नहीं हुई। बिल्कुल नहीं लाहौर में, क्योंकि अभी तक वो क्लाउड उतने करीब तरीके से शायद मिल ही नहीं पा रहा कि क्लाउड सीडिंग कर दी जाए और उसके बाद बारिश हो जाए। तो जब तक वो नहीं मिलता हम तो फिर किसी के रहमो करम पे बैठे हुए। बिल्कुल ऐसे ही। और कोई भी क्लाउड का मिल जाना इज नॉट द अथॉरिटी कि आप क्लाउड सीडिंग करोगे और बारिश हो जाएगी।
उस सूरत में डेफिनेटली बादल के अंदर 30% जो नमी है वो पहले से मौजूद होनी चाहिए। उसकी कंडेंसेशन इस लेवल की होनी चाहिए कि अगर हम वो केमिकल उस पर छिड़काव कर रहे हैं सोडियम आयोडाइड का, तो वो श्योरिटी के साथ बारिश को बरसा दे। अभी तक जितनी भी कंट्रीज ने सक्सेसफुली इन प्रोजेक्ट्स को लेके चले हैं, जिनमें यूएई है, आपके पास चाइना नंबर 1 यूएई क्योंकि तो बहुत ज़्यादा कर रहा है अभी, लेकिन वो भी अभी तक 10 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश नहीं कर सके। सो ये तमाम, और हमें टेक्नोलॉजी भी उन्होंने दी है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन इस दफ़ा कहा जा रहा है बिल्कुल कि ये बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है, और इसमें यूएई की तरफ से जो लास्ट टाइम तमाम सपोर्ट थी वो सिर्फ सीखी गई और नाउ इट्स इम्प्लीमेंटेड टोटली बाय। अब ये बताएं कि आपने कहा कि अर्बन यूनिट ने अपना काम पूरा कर लिया और हमें रूट कॉज पता लगा कि 83.9% जो है वो रोल ट्रांसपोर्ट का है। ट्रांसपोर्ट की तरफ जाते हैं तो बदकिस्मती से अगर पाकिस्तान भर की बात कर ली जाए तो फिटनेस सर्टिफिकेट्स जनरेट करने वाली अथॉरिटीज़ ही मौजूद नहीं है। पंजाब में एक कंपनी मौजूद है जिसका नाम है विक्स, उसकी पासिंग अब लागू करार दी गई है, लेकिन उसमें भी अभी हम प्रोग्राम्स, क्योंकि पिछले कई सालों से मुसलसल प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत से फ्लॉज हैं। बहुत सी गाड़ियों को, अभी कल एक गाड़ी हमने कल प्रोग्राम किया, गाड़ी देखी तो उसमें गाड़ी धुआं छोड़ रही है, उसके फिटनेस सर्टिफिकेट में फेल ज़रूर लिखा है, लेकिन उसमें जो ऑब्जेक्शन है वो उसके टायरों का है। बिल्कुल। तो देयर इज़ नथिंग अबाउट द स्मोक कमिंग आउट। तो कहाँ से ठीक करेंगे? गाड़ी वाले से पूछते हैं, वो कहते हैं डीजल गाड़ी तो चढ़ेगी। बिल्कुल द टिपिकल लाइन। और खैर ये लाइन तो अब मैं इतनी बोल रहा हूँ ताकि लोगों को समझ आए कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। बिल्कुल सर, अभी हम मेरे लकीली आई मस्ट से कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म पे काम करने की, और वहाँ पे मैंने अपना प्रपोजल यही दिया कि आई विल वर्क विद पंजाब सेफ सिटी, जो उनकी 8000 कैमराज हैं, दे आर वर्किंग, और हम उन गाड़ियों को आइडेंटिफाई करेंगे बिकॉज दे हैव द डेटा सेट्स कि कौन सी हैं जो कि इमिशंस को कर रही हैं, ताकि हम उनको कर्टेल कर पाएँ। लेकिन इन दैट केस जब मेरी विक्स अदारे से बात हुई तो उसमें यही था कि इट इज़ जस्ट फॉर योर कमर्शियल कार्स। अभी तक ये डोमेस्टिक कार्स पे इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो वहाँ पर मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा दिस इज़ इन प्रोसेस एंड डेफिनेटली वी विल स्टार्ट इट फॉर द डोमेस्टिक कार्स एज वेल, डोमेस्टिक व्हीकल्स एज वेल, बट अगेन इट विल टेक 5 to 10 ईयर्स, और तब तक हमारे शहर जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। आपने सेफ सिटी की बात की और आपने प्रपोजल की बात की। अब सेफ सिटी एक मेकनिज़म मौजूद है, हम देख सकते हैं कि शहर के अंदर कौन सी गाड़ी कहाँ से दाखिल हो रही है और शहर के किस मकाम पे वो गाड़ी धुआं छोड़ रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम जब ये प्रोग्राम करते हैं तो गाड़ी वालों के चलान तो हो जाते हैं, हम सवाल करते हैं ट्रैफिक वार्डन से या एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से कि गाड़ी का चलान तो हो गया, अब ये क्या गाड़ी शहर के अंदर जाएगी? वो कहते हैं जाएगी, क्योंकि हम बंद नहीं कर सकते उसको, हमारे पास स्पेस ही नहीं, ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। एक लिमिटेड नंबर ऑफ गाड़ियों को इंपाउंड कर सकते हैं, उसके बाद वो 2000 रुपया देगा जुर्माना और फिर शहर के अंदर जाएगा। यानी फ़िज़ा को तो वो आलूदा कर रहा है, उससे फ़िज़ा कैसे बेहतर हो सकती है? सर उसमें फ़िज़ा को बेहतर करने के लिए मैंने अपनी जब ये टॉक स्टार्ट की है तो द आइडिया इज़ माई माइंड एज कि हम लोगों को इंसानी बिहेवियर को चेंज करना है, जिसको आपने कहा कि उसको हम चेंज नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम ये देखें कि किस तरह से हम उनकी साइकोलॉजी को, इस माइंड सेट को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे इफ़ द ट्रांसपोर्ट इज़ द मेन कॉज, 83% इज़ कमिंग फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट, तो हम लोगों ने उसमें से वो ज़राए आमदोरफ्त ढूंढने हैं जो कि कम से कम इमिशन कर रहे हैं, जिसमें नंबर 1 बाइसिकल कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन। नंबर 2 आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, कारपूल इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक जैसे हमारे यूजुअली इस चीज़ को स्टेटस कॉन्शियस हो जाते हैं, दे आर नॉट वेरी विलिंग टू शेयर द कार्स, तो वहाँ पर हमें उस माइंडसेट को चेंज अगेन रवैये की बात आ गई ना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड लाइक टू ऐड कि आपके पास ये जब आप कर रहे हो तो वहाँ पर हमें उन लोगों को जो कि इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इस्तेमाल करें या बाइसिकल्स को यूज़ करें, अगर हम उनको कुछ सब्सिडीज़ दे दें, जैसे कि इंडिया चाइना में इम्प्लीमेंट किया जाता है इन रीसेंट स्टडीज़, बिकॉज माई बैकग्राउंड इज़ फ्रॉम द एकेडेमिया, तो वो जो रिसर्च स्टडीज़ आई दे शेयर्ड कि वहाँ पे कुछ क्रेडिट रिजर्वेशन स्कीम को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अब ये स्कीम क्या है कि वो लोग जो कि जिनकी इनकम्स इतनी अच्छी नहीं है, आप कहते हैं दे आर बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास और द लोअर क्लास, उनको हम कुछ सब्सिडीज़ देते हैं इन द फॉर्म कोई ग्रोसरी फ़ी वाउचर्स उनको दे दिया जाए या उनको फ्री पार्किंग्स की ऑप्शन दी जाए, क्योंकि दे आर यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दे आर यूजिंग द बाइसिकल्स, दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इनटू द
द इमिशन, कार्बन इमिशन। तो इस सूरत में अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें दोहरे, बल्कि मैं कहती हूँ 2 से ज़्यादा, ट्वाइस, मतलब मोर देन ट्वाइस हमें फ़ायदे होंगे। एक तो लोगों को टेंडेंसी इस तरफ आएगी कि उनको ये डिस्काउंट वाउचर्स मिल रहे हैं, वो उसी के लिए शायद बाहर आना शुरू हो जाए, आना शुरू, मतलब उसकी तरफ उनका ध्यान जाएगा कि हाँ हम उनको मिल रहे हैं, तो अगर हम भी इस ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं तो मे बी हम भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें और कुछ ना कुछ इनकम हमें कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिले। ये बताएं ज्योग्राफी क्या कहती है इस पे, ये स्मोक कॉज जो कर रही है और हमारी आबो हवा जो जा रही है, हमारा एटमॉस्फेयर जो है, भारत आग लगा रहा है, क्या आग हम नहीं लगा रहे, इसका कितना इफेक्ट है, ज्योग्राफिकली कितना इफेक्ट है हमारे, कि हम कहाँ पे लोकेटेड हैं, क्या इसका भी असर है हम पे? सर अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो हमारी लोकेशन बिल्कुल भी अपनी जगह से हिली नहीं। भारत आज से 50-70 सालों से इसी तरह से एग्रीकल्चर कर रहा है, इसी तरह से ज़राअत के थ्रू फसलों को जलाया भी जा रहा है, वो दिवाली भी मना रहे हैं। मतलब अगर हम ये कहें कि अब ये क्यों होना स्टार्ट हुआ और अब उनको ब्लेम करना स्टार्ट करें, तो दिस इज़ आई मस्ट से अ वेरी इंसेन एक्सक्यूज़। वो कुछ नहीं कर रहा, हमारे इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो इतनी बुरी तरह से तबाह हो चुका है कि अब उसको मेंटेन करते करते इट विल टेक सम टाइम। हम नहीं कह सकते कि अगर यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, जैसे मैं सैटेलाइट इमेजरीज के साथ काम करती हूँ, नो डाउट हमारे 4 पॉइंट्स जहाँ पर बर्निंग की जाती है एग्रीकल्चर लैंड्स की आफ्टर द क्रॉप कल्टीवेशन, उनकी थाउजेंड्स में मौजूद है, बट वो थाउजेंड्स में मौजूद होना वो कई सालों से ऐसे ही है। तो फिर अभी क्या हो गया? द रीज़न आई मस्ट से द कंस्ट्रक्शन थ्रू आउट लाहौर, यू कैन सी द ब्रिजेस, हेड ओवर ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, आपके पास अंडरपासेस कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, बिल्डिंग्स आर कन्वर्टेड। अगेन जिस तरह आपने खुद ही स्टार्ट में कहा कि दैट इज रिक्वायरमेंट, दैट इज द नीड ऑफ द आवर, वो हमें चाहिए, क्योंकि हमारा तो ट्रैफिक सिस्टम इतना पुराना हो चुका है कि हम तो फिर घरों को ही नहीं जा सकेंगे। बट इन दैट वे आई मस्ट से कि हमें जोन्स बना लेने चाहिए। अगर एक जोन में आपकी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो इट मीन्स कि हमें कुछ अर्सा के लिए दूसरे जोन में वो कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, क्योंकि हमारे जो पार्टिकल है वो डेफिनेटली सस्पेंडेड होंगे, और जब वो सस्पेंडेड होंगे, वाई वी आर फेसिंग दिस फिनोमेना बीइंग जोग्राफर, इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट, कि हमारी लैंड उस टाइम पे ठंडी होती है और हवा के पास ये मैकेनिज़्म है कि वो उसने गर्म होकर ऊपर उठना है, कंडेंसेशन होनी है और बारिश होनी है। तो अगर वो लैंड के पास की जो ज़रात हैं वो गर्म होकर हवा के साथ अपने जो नेचुरल सिस्टम है उस पर ऊपर उठते भी हैं, तो वहाँ पे आपके पास इतनी डबल स्टोरी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, ऑरेंज लाइन, मेट्रो लाइन, जो कि एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स, कंक्रीट जंगल बनता जा रहा है, तो हवा के पास वो रुख नहीं है, वो डायरेक्शन नहीं है कि वो इन तमाम डस्ट को अपने साथ लेकर रिमूव कर दे। बिल्कुल ठीक है। इसी में एक और चीज़ ऐड अप कर दीजिएगा कि क्या कंस्ट्रक्शन ख़ास तौर पे किसी स्पेसिफिक टाइम जोन में वेदर कंडीशन में होनी चाहिए या नहीं, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट एवरी सीजन, एवरी टाइम होती रहे? Sir, it can be throughout the season, but with zones, like zone identification. If the development and construction is going in north of Lahore, then make it restricted to that area. Okay. उसके बाद आप उसके वेस्ट साइड पे जा सकते हैं, साउथ ईस्ट whatsoever, लेकिन जो सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट है उसमें थोड़ा सा अगर हम जोन्स बना लेंगे तो इट वुड बी ईजियर फॉर अस कि हम इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कर्टेल कर सकें। बट the main issue is not construction, the main issue is not the neighboring country, the main issue is the transport, जिसका permanent solution हमें ढूंढना है। क्या रिकमेंडेशन क्या देंगी कि कैसे हालात को बेहतर करें? उसके लिए सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि you need to shift your individual comfort to somehow discomfort side, use public transport or the bicycles from and to your home and workplaces, then you can curtail it a little bit. बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू आपने सुनी। स्मोग एक वो मसला है जो इंसानी ज़िंदगी के साथ जुड़ चुका है और बदकिस्मती से लाहौर के शहरी पिछले कई सालों से इसका सामना कर रहे हैं। गला ख़राब, ज़ुकाम के बाद बात अब हार्ट अटैक तक पहुंचना शुरू हो गया। डॉक्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं ब्रेन डैमेज हो रहा है। अब स्मोक, किसी को शायद लगता था कि ब्रेन डैमेज नहीं होता, आंखें, आई साइड लोगों की डैमेज होना शुरू हो गई, लंग्स पे इफ़ेक्ट कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह कि रवैये तब्दील नहीं हो रहे। इस स्मोक को किसी और के ऊपर डालना, किसी और को ज़िम्मेदार करार देना बहुत आसान है, अपने रवैये तब्दील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन मुश्किल काम अगर पहले कर लिया जाएगा तो मामलात बेहतर हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। ये हमारा शहर है, हमारा
माहौल है, इसको हमारी फ़िज़ा को, गरीब लोगों से अक्सर हम प्रोग्राम में बात करते हैं, वो कहते हैं टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, सांस लेने पे टैक्स नहीं है। लेकिन जो हालात क्रिएट हो रहे हैं बाज़ाहिर ऐसा लग ना जाए कि क्योंकि जब आप एयर प्योरीफायर्स और दीगर चीज़ें रेमेडीज़ यूज़ करेंगे, उसके लिए पैसे देंगे, तो इनडायरेक्टली आप सांस लेने पे भी टैक्स देना शुरू कर देंगे। तो अपनी सांस को ख़ुद महफूज रखने के लिए ख़ुद कदम उठाएं और आए मिल के इस शहर को महफूज बनाएं। उम्मीद करते हैं कि हमारे हालात बेहतर होंगे, हम सब मिल के कलेक्टिव एफ़र्ट्स करना शुरू करेंगे। गवर्नमेंट की तो ज़िम्मेदारी है ही है, उसको हम सब ब्लेम भी करते हैं। बदकिस्मती से हमारे पास आज तक इन्वायरमेंट पॉलिसी ही नहीं बन सकी, हमें ये पता ही नहीं है कि हमने इन्वायरमेंट को कैसे सीरियस लेना है। हमारे इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट बनाया जाता है, उसमें सेक्रेटरी उसको लगाया जाता है जिसको खुद लाइन लगाना होता है, वजारत उसको दी जाती है जिसको बस वजारत देनी होती है कि ठीक है एक ऑफिस मिल जाए, सरकारी प्रोटोकॉल मिल जाए, इसके अलावा हमने आज तक कुछ किया नहीं। उम्मीद करते हैं हालात बेहतर होंगे। आज के प्रोग्राम में नवाज़ सुल्तान शाह दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।